We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. बाइडेन का बदला, आईएसआईएस का बार-बार हमला। अफगानिस्तान में शुरू हो गई एक नई जंग। डेडलाइन करीब, तालिबान दिखाने लगा रंग। اول خب ما با باور ما این است که آمریکایی‌ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکنن، به خیرشان نیست. आतंकियों ने बिछाया जाल, उलझा अमेरिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1954 में फिल्म आई थी पहली तारीख, जिसके एक गाने के बोल थे, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। लेकिन ना तो जमाना खुश है और ना ही आज पहली तारीख। हाँ, तालिबान जरूर खुश है क्योंकि कल 31 तारीख है। तालिबान ने अफगानिस्तान छोड़ने की जो डेडलाइन तय की थी उसमें बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है। पूरे हालात को देखते हुए ये बड़ा सवाल है कि कल क्या होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अब्दुल बासित, जो कि पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर थे, पूर्व राजनयिक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। डेडलाइन सामने है, 24 घंटे की मोहलत बची है। اول خب ما با باور ما این است که آمریکایی‌ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکنن، به خیرشان نیست. و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان می‌خواهند و از بریتانیا باشه از آمریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت می‌بردند. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان‌ها ایسه तालिबान अमेरिका को यह बताने से परहेज नहीं कर रहा कि 31 अगस्त की डेडलाइन को मानने में ही उसकी समझदारी है। हम डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकाल ले। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक अमेरिका और अन्य देशों ने बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को वहां से निकालने का अभियान चलाया है। लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। एक के बाद एक हो रहे धमाकों ने काबुल का खतरा कितना बढ़ा दिया है, ये कोई वहां पीछे छूटे लोगों से पूछे। अफगानिस्तान में अब तक कई धमाके हुए। 26 अगस्त को पहली बार धमाकों की छड़ी लग गई और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। 29 अगस्त को अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में आत्मघाती हमलावर सहित 2 लोगों की मौत हुई। आज 30 अगस्त को फिर रॉकेट हमला हुआ, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसकी एंटी मिसाइल सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। अब असली लड़ाई है आतंकी हमलों के खिलाफ। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो सही वक्त और सही समय पर आतंकियों को मारेंगे, वहीं तालिबान अभी से कहने लगा है कि अमेरिका को ड्रोन स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. अमेरिका का दूसरे देशों में अपनी मर्जी से हमला करना गैर कानूनी है। अगर अफगानिस्तान में कोई संभावित खतरा था तो हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, न कि मनमाना हमला कर देंगे जिसमें कई आम लोग हताहत हुए हैं। बढ़ गई हैं अमेरिका की मुश्किलें। आतंकी हमलों में तालिबान को क्लीन चिट देने वाले अमेरिका के लिए अब उसके बदले का दुश्मन तालिबान ही बन गया है।
अभी तो कई मुल्कों के सामने अपने लोगों को निकालने की चुनौती बनी हुई है। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने अफगान एम्बेसी को खाली करा लिया है, लेकिन अभी भी करीब 300 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। साथ ही करीब 4,000 जवान काबुल में अपनी स्थिति संभालने में जुटे हैं। ये अमेरिका का हाल है। अन्य देशों ने भी पूरे दमखम से बीते दिनों में अभियान चलाए और अपने नागरिकों, जवानों को काबुल से बाहर निकाला। ब्रिटेन का मिशन पूरा हो चुका है। फ्रांस का अभियान भी समाप्त हो चुका है। इटली भी काबुल से आखिरी उड़ान भर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के करीब 50 नागरिक अभी फंसे हुए हैं। वहीं कई भारतीयों के साथ अफगान सिख और हिंदू भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं। इस ऑपरेशन में अभी इंडिया भी जुटा हुआ है। बताया जा रहा है अब महज 20 भारतीय ही पीछे छूटे हैं। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वेड का भी। 31 अगस्त के बाद क्या होगा, ये सवाल दुनिया को परेशान कर रहा है। तालिबान जो खुद आईसिस के आतंकी हमलों का रोना रो रहा है, वो कैसे करेगा एयरपोर्ट की सुरक्षा? दुनिया आखिर तालिबान से क्या डील करेगी? क्या अमेरिका का इंतकाम अधूरा रह जाएगा? अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनने से रोकने की स्क्रिप्ट क्या मुमकिन है? आज तक ब्यूरो। तो खुश है तालिबान, कल 31 तारीख है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड पूर्व प्रमुख रहे 14वीं कोर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार साहब, भारत के पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं। अजय जैन भुटोरिया, जो बाइडेन के समर्थक, जुड़ेंगे। कमर चीमा, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं, आपको जरा ये बताएं कि क्या हो सकता है, यानी 31 तारीख के बाद क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या जारी रहेगा? दूसरा नंबर, तालिबान को धमकी दे सकता है अमेरिका। वो कह सकता है अपने बलबूते कि हमें कुछ दिन और चाहिए। सवाल तो यह है कि क्या उसका इंतकाम अधूरा रह जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी रहेगा? तालिबान के साथ दुनिया किस तरह की डील करेगी? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अब आंकड़ा बहुत कम है, भारतीय कम बचे हैं। हम शायद डेडलाइन के पहले तमाम भारतीयों को वापस ले आएंगे, लेकिन इसके बाद क्या? इंडिया का स्टैंड क्या है? अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनते हुए पूरा विश्व क्या यूं ही देखेगा? देखिए अंजना जी, आज आपने जब डिबेट आरंभ किया, आपने दो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है वो बहुत सामयिक हैं, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आपने एक कहा कि कल 31 तारीख है, डेडलाइन समाप्त हो रहा है। देखिए, केवल तारीख के संबंध में नहीं, ये जो शब्द है डेडलाइन, कितना खौफनाक है, किस प्रकार का मंजर है अफगानिस्तान में, और कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल है। और ये डेडलाइन केवल एक तारीख के साथ नहीं, आने वाला तारीख भी लिखेगा कि अफगानिस्तान के इतिहास में ये डेडलाइन बहुत मायने रखता है। और दूसरा जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया था, एक फ्रेज इस्तेमाल किया था, कल क्या होगा। ये कल केवल 31 तारीख का कल नहीं है जिसके लिए पूरा विश्व वेट कर रही है कि कल क्या होगा। जहां तक अफगानिस्तान का भविष्य है, जहां तक इस सब कॉन्टिनेंट का भविष्य है, हर कोई इंतजार कर रहा है आखिर कल क्या होगा। मगर एक बात सबके मन में घर कर चुका है, और बिल्कुल ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं जो भी डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुए हैं, इससे आतंकवाद को बल मिलेगा। यहां अब्दुल बासित साहब बैठे हुए हैं। कल पाकिस्तान, रविवार को पाकिस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। 2 आर्मी के जवान जो पाकिस्तान के हैं, उनको गोली से अफगानिस्तान की जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने उड़ा दिया। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करके उनके 2-3 लोगों को मार दिया है। तो देखिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, डिप्लोमेटिक विषय है, मगर फिर भी मैं इसको कहूँगा कि पाकिस्तान में जब उनके राष्ट्राध्यक्ष कुछ दिन पहले जश्न मना रहे थे और कह रहे थे कि देखिए ये तो आज़ादी की लड़ाई है और हम बहुत खुश हैं कि तालिबान को आज़ादी मिल गई है, आज कहीं ना कहीं वही पाकिस्तान को रिटेलिएशन करना पड़ रहा है। मुझे आज हिलरी क्लिंटन के वो शब्द याद आते हैं,
आप अगर सांप और सपोलों को अपने आंगन में पालोगे और सोचोगे कि वे सांप और सपोले दूसरों। तो खुश है तालिबान, कल 31 तारीख है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड पूर्व प्रमुख रहे 14वीं कोर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार साहब, भारत के पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं। अजय जैन भुटोरिया, जो बाइडेन के समर्थक, जुड़ेंगे। कमर चीमा, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं, आपको जरा ये बताएं कि क्या हो सकता है, यानी 31 तारीख के बाद क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन क्या जारी रहेगा? दूसरा नंबर, तालिबान को धमकी दे सकता है अमेरिका। वो कह सकता है अपने बलबूते कि हमें कुछ दिन और चाहिए। सवाल तो यह है कि क्या उसका इंतकाम अधूरा रह जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी रहेगा? तालिबान के साथ दुनिया किस तरह की डील करेगी? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अब आंकड़ा बहुत कम है, भारतीय कम बचे हैं। हम शायद डेडलाइन के पहले तमाम भारतीयों को वापस ले आएंगे, लेकिन इसके बाद क्या? इंडिया का स्टैंड क्या है? अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनते हुए पूरा विश्व क्या यूं ही देखेगा? देखिए अंजना जी, आज आपने जब डिबेट आरंभ किया, आपने दो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है वो बहुत सामयिक हैं। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आपने एक कहा कि कल 31 तारीख है, डेडलाइन समाप्त हो रहा है। देखिए, केवल तारीख के संबंध में नहीं, ये जो शब्द है डेडलाइन, कितना खौफनाक है, किस प्रकार का मंजर है अफगानिस्तान में, और कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल है। और ये डेडलाइन केवल एक तारीख के साथ नहीं, आने वाला तारीख भी लिखेगा कि अफगानिस्तान के इतिहास में ये डेडलाइन बहुत मायने रखता है। और दूसरा जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया था, एक फ्रेज इस्तेमाल किया था, कल क्या होगा। ये कल केवल 31 तारीख का कल नहीं है जिसके लिए पूरा विश्व वेट कर रही है कि कल क्या होगा। जहां तक अफगानिस्तान का भविष्य है, जहां तक इस सब कॉन्टिनेंट का भविष्य है, हर कोई इंतजार कर रहा है आखिर कल क्या होगा। मगर एक बात सबके मन में घर कर चुका है, और बिल्कुल ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं जो भी डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुए हैं, इससे आतंकवाद को बल मिलेगा। यहां अब्दुल बासित साहब बैठे हुए हैं। कल पाकिस्तान, रविवार को पाकिस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। 2 आर्मी के जवान जो पाकिस्तान के हैं, उनको गोली से अफगानिस्तान की जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने उड़ा दिया। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करके उनके 2-3 लोगों को मार दिया है। तो देखिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, डिप्लोमेटिक विषय है, मगर फिर भी मैं इसको कहूंगा कि पाकिस्तान में जब उनके राष्ट्राध्यक्ष कुछ दिन पहले जश्न मना रहे थे और कह रहे थे कि देखिए ये तो आज़ादी की लड़ाई है और हम बहुत खुश हैं कि तालिबान को आज़ादी मिल गई है, आज कहीं ना कहीं वही पाकिस्तान को रिटेलिएशन करना पड़ रहा है। मुझे आज हिलरी क्लिंटन के वो शब्द याद आते हैं, आप अगर सांप और सपोलों को अपने आंगन में पालोगे और सोचोगे कि वे सांप और सपोले दूसरों को ही काटेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं जब वो सांप और सपोले पालने वालों को भी काटते हैं। खैर, ये दिन तो यहाँ दूर की बात अलग है, यहाँ तो तीसरे दिन ही ये सांप और सपोले पालने वाले को काटने लगे हैं। अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया है। किसी वजह से आपकी आवाज और वीडियो नहीं आ रहा है सर, कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से कनेक्ट करें। लेकिन आपके पास आते हुए सज्जनहार साहब, क्योंकि अब देखिए इंडिया के नजरिए से हम देखें तो इंडिया को तो यही एक अफगानिस्तान का इस तरह से बर्बाद होना, दूसरी तरफ पाकिस्तान का चेहरा जब तक पूरे विश्व के सामने उसकी नजर में नहीं आता है, तब तक हमारे लिए एक हम मतलब ये पूरी कहानी नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान, तालिबान और हम उसी में अटक कर रह जाएंगे ISIS के, तो ये नहीं समझ पाएंगे या दुनिया नहीं देख पाएगा जो पाकिस्तान कर रहा है। कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अफगानिस्तान में तालिबान है और जो पाकिस्तान में जो वहां की सेना है या उनकी खुफिया एजेंसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी उधर से ISI से कंट्रोल होती है तालिबान, और इसके और भी जो जितने बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे गुट हैं क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। हाँ। जैसे हक्कानी नेटवर्क हो या जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, ये सभी उस ISI के ही बनाए हुए हैं। और कोई कुछ कहता है जो ये ISKP उनका जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का, वो कोई अलग चीज है। देखिए उसको भी कंट्रोल करता है ISI।
तो ISI के जो शिकंजे हैं बहुत दूर तक जाते हैं और ये दुनिया को समझना चाहिए। परंतु अब वहां पर यही बात होने लगी है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की, जो तालिबान अब गुड टेररिस्ट बनकर सामने आ रहा है और IS की भी बैड टेररिस्ट के रूप में देखा जा रहा है। परंतु जो आतंकवाद का गढ़ है अंजना जी, वो तो पाकिस्तान ने ये सब शुरू किया है। और जैसे संबित पात्रा जी बता रहे थे, जो अभी अगर आपने यहाँ पर सांप पाले हैं, ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है, उसको भी जरा सॉर्ट कर रहे हैं। जल्दी से एक बार जनरल कुलकर्णी के पास चलते हैं। बासित साहब कनेक्ट हुए क्या हमारे साथ? ठीक है, जनरल कुलकर्णी आपके पास आते हुए, क्या करना चाहिए पूरे विश्व को? खुश है तालिबान, कल 31 तारीख है, लेकिन क्या करना चाहिए दुनिया को? अमेरिका क्या करेगा? पाकिस्तान से आंखें बंद कर लेगा, तालिबान से आंखें बंद कर लेगा, निकल जाएगा? अंजना जी, अभी बहुत ही कठिन समस्या आ रही है, क्योंकि 31 है। 31 को सारे के सारे जो वहां की जो भागदौड़ है, वो सारी की सारी अब तालिबान के पास जाने वाली है या नहीं जाएगी मालूम नहीं। लेकिन अमेरिका जो है आज रात तक अपना जो इवैक्यूएशन करना है, रेस्क्यू मिशन करना है, वो तो कर लेगा। जहां तक लोगों ने निकलना है वो सब निकल जाएंगे। अब सवाल ये है कि तालिबान के बीच में भी काफी अनबन है। कौन सा ग्रुप है? हक्कानी नेटवर्क है, बरादर ग्रुप है, याकूब वाला है, अखुनजादा है। कौन है जो कल सत्ता संभालेंगे? कौन है जो अपना करजाई वाले हैं, अब्दुल्ला है, उसमें जो साले हैं अपने जो याकूब है, कौन है जो कल सत्ता जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करे? कौन कर रहा है? ऐसे हालात में हमें भारत को क्या करना है और विश्व को क्या करना है? विश्व को यकीन करना है कि पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है, सब कुछ वहां से निकलता है। सपेरा जो है वो पाकिस्तान है। बस इसने जो सांप और नेवले पाले हैं, उसका सपेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से ये जो आतंक है, खासकर जो ISIS खुरासान या ये जो लश्कर तैयबा जो है, ये सारे के सारे जो आतंकी संगठन है, जनरल कुलकर्णी, तालिबान तो अमेरिका तक को आंखें तरे रहा है। वो तो कह रहा है समझदारी इसी में 31 से पहले वो निकल जाए। बिल्कुल, इसमें क्यों शक नहीं अंजना जी, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार इस बात को देखा जा रहा है कि तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक तरीके से गठबंधन है। उस गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए जो मैं कह रहा हूं कि डबल गेम जो खेल रहा है, वो खेल रहा है तालिबान डबल गेम खेल रहा है। यहां से बाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं है, साथ में अमेरिका को खबर भी दे रहा है किस तरीके से उन्होंने अपने ड्रोन्स के द्वारा ISIS के को ठिकाना बना करके मारना चाहिए। तो ये जो डबल गेम हो रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, तालिबान खेल रहा है, ये सारे के सारे फंसेंगे और आप देखेंगे कि अगले अब्दुल जी, आवाज आ रही है अब आपको? आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल बासित साहब, आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही है, आ रही है। आवाज तो जा रही है सर, मुझे बताया जा रहा है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आवाज तो आ रही है मुझे आपकी। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने क्या संबित पात्रा जी की बातों को सुना? और अगर सुना तो पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है क्या? जिसे आप आजादी कह रहे थे, वहां क्या हश्र हो रहा है? लगभग 200 लोगों की जान चली गई है। इसका अर्थ अब समझ में आ रहा है आपके प्रधानमंत्री को? अंजना साहिबा, एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। बोले। अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। मेरा मामला ये है कि मुझे यूं लगता है कि इस सारे मामले में भारत एक्सपोज हो गया है। जिस तरीके से आप लोग शोर गोगा मचा रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, आप एक तरफ खड़े हैं, तो यूं लगता है कि भारत ही एक्सपोज हो गया इस सारे किस्से में। चूंकि अब आपको अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मौके नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, तो आप लोग अब थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रही है। एक तो आप लोग इररिलेवेंट हो गए हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप क्या पॉलिसी पोजीशन लें इस सारे मामले में। तो मैं तो यही राय दूंगा भारत के लोगों को, दानिश्वरों को, वहाँ की हुकूमत को कि फैसला कर लें कि आपने क्वाड के साथ खड़ा होना है या अपने रीजन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा होना है।
आपने अपने खिते में अमल लाना है कि इस खिते को मजीद आपने दहशत गर्दी की नजर करना है। आया सर आप यूं ही तालिबान पर ताली बजाते रहेंगे, पाकिस्तान यूं ही तालिबान पर ताली ठोकता रहेगा? नहीं, हम तालिबान पे ताली नहीं बजा रहे। अरे आजादी कहा था ना आपके प्रधानमंत्री ने सर। तालिबान एक हकीकत है, उसको आज नहीं तो कल आप भी तस्लीम करेंगे। ये मैं आपको लिख कर कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल आप भी तस्लीम करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब देंगे। डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, पहले तो मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं बासित साहब का। एक पहले तो बता दूं, ये शेरो शायरी का वक्त नहीं है। मैं तो भूल जाइए इंडिया का क्या हो रहा है, मगर आपके यहां कल 2 जवान मारे गए हैं और जो टीटीपी है उसके आतंकवादी द्वारा मारे गए हैं। आप लोगों ने रिटेलिएशन किया है। मुझे तो तकलीफ हो रही है कि उसके बावजूद आप यहां शेरो शायरी कर रहे हैं। कम से कम हमारा तो छोड़िए, अपने जवानों की चिंता करिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोज कौन हुआ है उसका मैं एक लंबा फहरिस्त लेकर आया। पहली बार आप देखिए, आपके इमरान खान जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, वहां एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं यस, हमारे कंट्री में 10,000 से अधिक तंजीमें आतंकवाद की मौजूद हैं। 10,000 से अधिक तंजीमें आपके कंट्री में मौजूद हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप जाके यूएन में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 10,000 आतंकवादी मौजूद हैं। इंटरव्यू देते हुए इमरान खान, राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि यस, जो 80 के दशक में रशिया के साथ मुजाहिदीन ने किया था, जो जिहादी भेजा गया था, उसका ट्रेनिंग हमने दिया था, हमारे देश में ये ट्रेनिंग हुई थी। इन सब के बावजूद आप अगर कहते हैं भारत एक्सपोज हो रहा है, तो मुझे तो तरस आता है। तीसरी बात मैं आपको कह दूं, जहां तक इररिलेवेंस का सवाल है, एक बात बासित साहब आप याद रखिए, इट इज बेटर टू बी इररिलेवेंट दैन टू बी अ प्रोपगेटर ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद का पैरोकार होने से अच्छा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली शक्ति होने से अच्छा है कि हम इररिलेवेंट होना ही पसंद करते हैं। India was never relevant as far as terrorism is concerned. The only country which was relevant in relation to terrorism is Pakistan. एक ही देश जो टेररिज्म को लेकर सदैव रेलिवेंट रहा है वह पाकिस्तान है, प्रासंगिक रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, परवेज मुशर्रफ ने यूं ही कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। जितने भी आतंकवादी हैं उनको हीरो कहा गया था। और आप देखिए, तालिबान के लिए आप कह रहे हैं कि ये तालिबान 2.0 है। मैं तो कह रहा हूं, अबोटाबाद में मारे जाने से पहले अगर ओसामा बिन लादेन बिल से निकल आता और कहता मैं वो ओसामा नहीं हूं जी, मैं तो ओसामा बिन लादेन 2.0 हूं, तो आप लोग तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते। अच्छा, दिस इज रिफॉर्म्ड ओसामा बिन लादेन। कमाल की चीज है। आप बताइए, इसमें कोई लॉजिक है क्या? बासित साहब। देखिए पादरा साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी और आपसे मुलाकात का शर्फ ही मुझे मिला हुआ है। बात असल में यह है कि तालिबान के साथ तो सिर्फ पाकिस्तान इंगेज नहीं कर रहा। आप सिर्फ पाकिस्तान को क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? अगर आपने करना ही है तो फिर रशिया को भी आप इल्ज़ाम दीजिए, चाइना को भी इल्ज़ाम दीजिए, कतर को भी इल्ज़ाम दीजिए और फिर अमेरिका को भी इल्ज़ाम दीजिए। अमेरिका ने तो भी, अगर तालिबान को हम दहशतगर्द मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर आप अमेरिका ने उनसे एग्रीमेंट क्यों किया पिछले साल 29 फरवरी को? मैं समझता हूं कि भारत की जो इस वक्त सारी पोजीशन, आप एक्चुअली सारे तालिबान अफगानिस्तान के इशू को पाकिस्तान की जो आपने एक ऐनक पहनी हुई तासुब की ऐनक, आप उससे देख रहे हैं। उस ऐनक को उतारिए और फिर अफगानिस्तान के मामलात का हकीकत पसंदी के साथ जायजा दीजिए, तो आपके सामने बड़ी हकीकतें खुल जाएंगी। आप कहते हैं कि आप दहशतगर्दी नहीं करवाते, भाई हमारे पास कमांडर कुलभूषण जाधव से लेकर कितने कितने ऑपरेटिव्स हमने यहाँ गिरफ्तार किए हैं, और आप कहते हैं कि आपने अफगानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। हमने सबूत शेयर किए हैं इंडिया गवर्नमेंट के साथ, मैंने खुद शेयर किए हैं। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि भारत का जो है स्टेट दहशतगर्दी में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए, दहशतगर्दी तो आप लोगों ने करवाई है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। और इसीलिए भारत में इस वक्त एक किस्म का बहुत एक उदासी सी है, परेशानी सी है कि किस तरह आप इस मामले को आगे निभाएं, क्योंकि आपका सारा मामला जो है वो आप तवज्जो हटाना चाहते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर से, ताकि वहां अपना जो आपने वहां भी दहशतगर्दी करवा रखी है, रियासती दहशतगर्दी, उसको आप कंसोलिडेट करें। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं बासित साहब कि इंडिया परेशान है। और देखिए, ना केवल इमरान खान, मैं तो बासित साहब को भी 10 दिन से टेलीविजन में ऑब्जर्व कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इनके देश में एक खुशनुमा सा माहौल है, कहीं ना कहीं इनके आवाज में तंज है।
आप खुद बताइए, यहाँ करोड़ों लोग आज तक को देख रहे हैं, मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आप बताइए, जब महिलाओं को मार दिया जाए बीच सड़क पे, जब एंकरों को भगा दिया जाए न्यूज़ चैनल से, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है अफगानिस्तान में वो हम देख रहे हैं, तो एक कल्चर्ड नेशन, एक सुसंस्कृत राष्ट्र वो परेशान ही होगा, वो कभी जश्न नहीं मना सकता है। आज कोई हिंदुस्तानी जश्न नहीं मना रहा है। कल हमने एक न्यूज चैनल में देखा कि बंदूक पकड़ करके AK-47 पकड़ करके न्यूज पढ़ाया जा रहा है एंकर से, और एंकर कह रहा है तालिबान से मत डरो। बिल्कुल वो वीडियो मैं सुबह से आज तक मैं देख रहा हूं वो वीडियो कि 2 बंदूकधारी न्यूज एंकर से न्यूज पढ़वा रहे हैं कि बताओ कि तालिबान से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दहशत वाले माहौल है, और दहशत वाले माहौल को देखकर कोई भी कल्चर्ड नेशन दे वुड बी वरीड, चिंता का विषय है। आप अगर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो ये विश्व के लिए चिंता का विषय है कि आप किस विषय को लेकर खुशी मना रहे हैं। जब एक खित्ता जो है, एक देश जो है वो परेशानी में है, तो आप खुशी किस बात की मना रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये हकीकत नहीं है FATF के लिए जो ग्रे जोन में आप गए थे, अभी हाल फिलहाल में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा यस, जितने भी पहले के हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट थे, दे लाइड दैट दे डिड नॉट सपोर्ट टेररिज्म, दे सपोर्टेड टेररिज्म। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है उनके, कि केवल इमरान खान की जो हुकूमत है, जो सरकार है, वही सच बोल रही है। उससे पहले जितनी भी सरकारें हुई पाकिस्तान की, उन्होंने इंटरनेशनल अरीना में झूठ बोला आतंकवाद को लेकर, जबकि आतंकवाद का उन्होंने समर्थन किया है। ये तो आलम आपकी सरकार की है। आपके सरकार के सबसे बड़े मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमने सपोर्ट किया आतंकवाद को। ठीक है, उसके बाद ठीक बात है, आप जश्न मनाइए। आप चीन की बात कर रहे थे, एक सेकंड में कंप्लीट कर एक सवाल पूछता हूं। चीन की बात कर रहे थे, आज से 5 दिन पहले 9 चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर मारे गए ना सीपेक के। किसने मारा उनको? यही तालिबानियों ने मारा ना, ये सीपेक के इंजीनियर। उसके बाद आपके ISI के चीफ माफी मांग, एक के बाद एक कत्ल और धमाके वहां पर हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर चैनल में, न्यूज चैनल में एंकर के पीछे आपको 2 दिख रहे हैं बंदूकधारी, और फिर जो साहब सामने इंटरव्यू दे रहे हैं तालिबान वाले, उनके भी चारों तरफ ऐसे ही हथियारबंद लोग मौजूद हैं। मैं सवाल तो अब्दुल बासित साहब ब्रेक के बाद आपसे सीधा पूछूंगी कि खुश है तालिबान? कल 31 तारीख है, क्या उससे भी ज्यादा खुश है पाकिस्तान क्योंकि कल 31 तारीख है? आप चाहते हैं कि आतंक का राज हो अफगानिस्तान में, आप चाहते हैं कि ये मेहम जो वहां पर हम देख रहे हैं वो सूरतें मतलब पूरी तरह से बदहाल हो जाए परिस्थितियां, क्योंकि आपको और आपके आतंकी साजिशों को ये सूट करता है। ब्रेक के बाद देखते रहिए। आज आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खुश है तालिबान, कल 31 तारीख है, लेकिन अब्दुल बासित साहब खुश है पाकिस्तान क्योंकि 31 तारीख है, क्योंकि ये जो परिस्थिति अफगानिस्तान में बनी है, जिस पर आप बार बार तंज कस रहे हैं इंडिया पर, लेकिन खुश आप लोग क्यों दिख रहे हैं? क्यों धमाकों पर वहां से कोई पत्रकार जुड़ता है तो लगता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है? ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। नहीं, हम इसलिए खुश हैं जना साहिबा कि हम ये समझ रहे हैं कि तालिबान अब एक वाहिद फोर्स रह गए अफगानिस्तान में जो पूरे मुल्क में कंट्रोल संभाल सकते हैं और पीस दे सकते हैं। यही हमारी एक इत्मीनान की वजह है। हम ये क्या कह रहे हैं सर? आप एक सेकंड तो सोचिए सर, एक सेकंड सर, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही बोलेंगे इसके बाद। एक सेकंड जरा सा रुककर सोचिए तो, मतलब एक बार दिखाइए वो वीडियो। ये लोग चलाएंगे अफगानिस्तान को और इस पर पाकिस्तान तालिबान ताली ठोक रहा है। एक बार देखिए, ये जो एंकर्स के पीछे हथियारबंद लोग हैं, ये लोग चलाएंगे। देखिए, इन्होंने पहले भी 5 साल तो चलाया है अफगानिस्तान, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कैसे चलाया था आपको पता नहीं है? कोड़े बरसाते थे औरतों पर। महिलाएं वहां पर एंकरिंग नहीं कर सकती हैं, महिलाएं बाहर निकलने से डर रही हैं। सबके लिए अंदर ही अंदर ये कह दिया गया है, किसी पुरुष के बिना वो नहीं जा सकती, अस्पताल तक नहीं जा सकती। कैसी बात कर रहे हैं बासित साहब? आप तो इंडिया में रहे हैं, आपने तो देखा है लोकतंत्र का असल मतलब क्या होता है, आजादी सही मायने में क्या है। अगर सच पूछिए तो देखिए, तालिबान से ज्यादा हिंदुत्व से परेशान होना चाहिए अंजना साहिबा। सही बात, मैं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। आप वो भी वीडियो दिखाइए ना, जो कल से भारत की एक वीडियो निकल रही है, बच्चे को जो मारा गया, तो उसको जो मार पीट कट रहे हैं RSS के लोग, तो वो आप नहीं दिखा रही वीडियो।
आप सारी वीडियोस उठा के वहां देखिए, प्रॉब्लम हर जगह हैं। मैं ये नहीं कहता कि तालिबान जी अब मुझे आना पड़ेगा। बोलिए संबित। तालिबान मुझे थोड़ा बोलने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, वो 2 लाइन पूरी कर ले, उसके बाद इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। ये जो वीडियो की बात देखिए प्रॉब्लम सब जगह है। तालिबान अभी तो आए हैं, अभी वो अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त दीजिए। अगर वो सारे काम वही करेंगे जो 90s के हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क होगा जो उनके खिलाफ बात करेगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त तो उनको दीजिए प्लीज। आप क्यों जंपिंग द गन क्यों कर रहे हैं आप लोग तालिबान के प्रवक्ता बन गए अब्दुल बासित साहब, इसीलिए जंपिंग द गन कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। हमें देखिए हमारा सिर्फ वक्त तो दीजिए। हमारा इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ये हमारा इंटरेस्ट है बुनियादी। डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, मुझे कई बार लगता है कि बासित साहब सीनियर हैं, एक एम्बेसडर रह चुके हैं, तो मुझे सम्मान के साथ बात करना चाहिए, करना भी चाहिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मगर कभी कभी ये इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं जिससे मुझे चिंता हो जाती है कि वाकई क्या मुझे सम्मान देना चाहिए। एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाटएवर आई एम सेइंग। बासित साहब, आपने अभी तालिबान के विषय में, अंजना जी ने आपको सवाल पूछा, ये जो एंकर के साथ किया जा रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो काट दिया जा रहा है उनको, आपने हिंदुत्व के साथ कंपेयर कर लिया। आपने इसको हिंदुत्व के साथ कंपेयर किया। बासित साहब, हिंदुत्व और भारत माता वह देश है जिसने अपना आंचड़ फाड़ करके अपने बदन में से आपको हिस्सा दिया है। आप जहां आज बैठे हैं ना, जहां खड़े हैं, वो हमारा देश है, वो अखंड भारत का हिस्सा है। आप फिर भी हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। बासित साहब, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, कुछ जनरेशंस पीछे जाएंगे तो आप भी हिंदू ही होंगे। कोई आप सऊदी अरब से तो नहीं आए होंगे। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आतंकवाद, हिंदुत्व, ये राजनीति करना छोड़ दीजिए। सेन माइंड के साथ एक चिंतक की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह प्लीज सोचिए। और बासित साहब, आज अब कोरे कागज में लिखवा लीजिए। मैं ये बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, उम्र में भी छोटा हूं आपसे, मगर सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर आतंकवाद से किसी देश को होने वाला है वो आप ही को होगा, क्योंकि आप ही ने उसे बढ़ावा दिया है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदो और आप उसमें ना गिरो। ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप इतने खुश मत होइए, अपने बर्बादी के आगाज पर इतना खुश मत होइए, इतराना बंद करिए फॉर गॉड सेक। आज क्या देखिए बासित साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप जानते हैं आज पाकिस्तान है क्या? ये मेरे घर के पास कनॉट प्लेस है, सीपी है। ये सीपी के सारे दुकान और यहाँ पर जितने बड़े बड़े होटल है ना, इनकी इकोनॉमी मिला देंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर हो जाएगी। दिस इज पाकिस्तान। तो आप ये सोच रहे हैं कि इन तालिबान और बाकी गुटों को लेकर आप इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा, तो ये ख्याली पलाव मत देखिए बासित साहब, ये नहीं होने वाला है। ये इंडिया में नहीं होने वाला है। आप ये नहीं कर पाएंगे। आप 10,000 जन्म ले लेंगे, फिर भी आपकी जो मंसूबे जम्मू कश्मीर को लेके है ना, हम पीओके आपसे लेंगे। आप कोरे कागज में लिखिए, ये जो पीओके पे नाजायज कब्जा आप लोगों ने कर रखा है, ये हम लेंगे। ये मोदी का भारत है। क्या सोच रखा है आपने मोदी को? ये आपके ऊपर एयर स्ट्राइक किया या आपके ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये पीओके भी लेंगे। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट ये ट्रुथ है। ये आप सपने देखने बंद कर दीजिए। I don't mind anything. You can say anything you want, sir. You are absolutely at liberty. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहादुर साहब, हिंदुत्व को तो चलिए मेरी जुबान से नहीं सुनना चाहते, तो जो गांधी जी ने हिंदुत्व के बारे में कहा वही आप सुन लीजिए। नथुराम गोडसे ने जो कत्ल किया गांधी जी का, वो तो आप जानते ही हैं। तो मैं हिंदुत्व के बारे में, तो आपके अंदर लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक सब यही बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व ने हिंदुस्तान को एक सदी पीछे लेकर चले गए हैं। तो ये मेरी बातें नहीं है, तो हिंदुस्तान के लोग ही यही बातें कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका रह गया कि अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर जहाँ आपने बात की कि हमें नहीं मिलने वाला, देखिए इसका फैसला मैंने अंजना साहिबा से पहले भी कहा था, कश्मीरी खुद ही कर लेंगे। कश्मीरी एक जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग भारत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। तहरीकों में, आज़ादी की तहरीकों में कभी देर हो जाती है, कभी जल्द हो जाती है, लेकिन मिल जाती है आखिर में। और तारीख हमें यही बताती है कि बिल आखिर जो तहरीकें कमिटमेंट के साथ, कर्ज के साथ लड़ी जाती हैं, उनको बिलाखिर कामयाबी होती है। पाकिस्तान में रहकर
मुझे कम से कम इस बात का पूरा यकीन है कि कश्मीर के लोगों को भी उनकी आज़ादी मिलेगी भारत के तसल्लुत से। मुझे इससे कतन कोई शक नहीं, वो आज हो कल हो, लेकिन होगा। ये भी आप लिख लीजिए, मैं कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूँ आपको कि आप ये लिख लीजिए कि इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में ना हुआ लेकिन आपकी जिंदगी में शायद ये ठीक है डॉक्टर पात्रा, जल्दी से एक जवाब, फिर मैं आ रही हूँ बाकी दोनों मेहमानों के पास। इनके दिन वाले सपने, देखिए मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अब्दुल बसीत साहब, हम लोग कड़वा जरूर बोलेंगे मगर रेस्पेक्ट के साथ बोलेंगे। बसीत साहब, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी हिंदुत्व के बारे में कमेंट करते हैं। मैं आपको बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं, आप शायद बहुत ज़्यादा जानते नहीं होंगे मगर जैसे आपके यहाँ बिलावल भुट्टो है ना, जितना सीरियसली आप बिलावल भुट्टो को लेते हैं हिंदुस्तानी उतना ही सीरियसली राहुल गांधी को लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी की बातों को हम लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं। ममता जी के विषय में आपने कहा ठीक है, आप पाकिस्तान ममता जी को पसंद करती है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मगर एक बात आप याद रखिए, हिंदुत्व से लिबरल रिलीजन विश्व में कहीं नहीं है। आप जानते हैं इस विषय को, आप इंडिया में रह के गए हैं। आप खुद बताइए, ये सरिया कानून चाहते थे ना, तालिबान के जो लोग हैं वो सरिया कानून चाहते थे। ये कौन भाग रहे थे? ये जो फ्लाइट के आगे जान बचाते हुए भाग रहे थे, फ्लाइट के टायर्स में लटक लटक के मर रहे थे, कौन? ये कोई हिंदू लोग तो नहीं भाग रहे थे, बेचारे मुसलमान ही थे। वो क्यों शरिया से भाग रहे थे? क्यों उनको मारा जा रहा है? छोटे छोटे बच्चे जो मर जा रहे हैं, ये जो महिलाएं मर जा रही हैं, ये कोई हिंदू और सिख महिलाएं नहीं है, वो तो है ही, मगर ये मुस्लिम्स हैं। कौन उनके ऊपर जुर्म कर रहा है? कौन? तालिबान। आपकी सोच उनके ऊपर जुर्म कर रही है। और जम्मू कश्मीर को आजाद करिएगा भाई साहब, खुद तो कम से कम आप अपनी आजादी को मेंटेन रख लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अपने जीवन काल में मुझे तो शक हो रहा है कहीं ये पाकिस्तान अपने अंदर ही इम्प्लोड ना कर जाए। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमारे जीवन काल में मैं पाकिस्तान के हो सकता है कई टुकड़े देख लूं। ये आप भी जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप ऐसा पाकिस्तान में रह के बोल नहीं सकते हैं, मगर आज हालत क्या है पाकिस्तान की ये आप भी जानते हैं। जनरल कुलकर्णी और अशोक सज्जनहार साहब, दोनों की तरफ से जल्दी से अगर एक बार हम लोग आईना दिखाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि अब्दुल बासित कम से कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे एक सार्थक बहस हो सकती है। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पे कोई शक नहीं। ये जितने भी तालिबान खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के मदरसों में खड़े हुए हैं, जो शरिया ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी सिखलाई, इनका कट्टरपंथी सारा का सारा पाकिस्तान के अंदर है, इसका फंडिंग है। ISI ने हक्कानी नेटवर्क खड़ा किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ही इस पूरे इसका सूत्रधार है, इसमें भी कोई शक नहीं। पाकिस्तान आज जुबिलेटिंग मूड में है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए और पूरा विश्व समझ गया है कि आतंक का जो सौदागर है वो पाकिस्तान है। जितना भी एमिनेट कर रहा है आतंकवाद वो पाकिस्तान से कर रहा है। यही कारण है, अमेरिका भी जानता है। यूं ही नहीं पाकिस्तान चीन की तरफ जा रहा है। क्यों? कल तक क्या था पाकिस्तान के अंदर? अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। और आज अमेरिका हट करके वो चीन की तरफ। लेकिन पाकिस्तान अब दुविधा में है, करे तो क्या करे। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बन के रह गया है और पाकिस्तान अब समझता है तालिबान को पिट्ठू। तालिबान जो है आखिर में पश्तून वाली कोड के ऊपर है, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी पंजाबी को नहीं बख्शेंगे। पठान है वो, चाहे कुछ भी कर ले, सारे के सारे तालिबान पठान हैं, सारे पठान तालिबान नहीं है। और इससे ये जो एरोगेंस आज आके रखा है पाकिस्तान के अंदर और तालिबान के अंदर कि हम नॉन पश्तूनों को रगड़ के रख देंगे, पाकिस्तान भी भूल जाए और बाकी भी भूल जाए। अशोक जी देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। संबित पात्रा जी ने कहा, उन्होंने कहा था मुशर्रफ, ये इमरान खान ने जो 10,000 आतंकी हैं, उन्होंने 10,000 नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 40 से 50,000 आतंकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में हैं जिनको हम पालते पोसते हैं। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में देखिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वहां पर 80% से ज्यादा पाकिस्तानी लोग, एक भी नहीं। तो ये जो कह रहे हैं ना, जो ये दहशतगर्द यहाँ पर हैं वहां पर हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, जो चीन और रूस को भी करना चाहिए। देखिए, चीन और रूस ने कभी वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, परंतु चीन और रूस भी बहुत चिंतित है वहां पर तालिबान के आने से, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, वो कहीं शिंजियांग में न चली जाए। उन्होंने, तालिबान ने कहा हम जी सर। अब्दुल बासित साहब यहीं पर चर्चा को छोड़ रहे हैं।
उम्मीद करेंगे कि ये आवाजें जो यहां से उठ रही हैं, थोड़ा सा कम से कम एक पहल, कहीं पर कोई आवाज उठेगी पाकिस्तान में, समझ में आएगा कि आतंकवाद का गढ़ और एक ऐसा देश जिसकी स्टेट पॉलिसी आतंकवाद बन चुकी है, वो किस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है जब वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। सवाल यह है कि परिस्थितियां तालिबान के रहते हुए 31 के बाद क्या बनेंगी। खुश है तालिबान क्योंकि 31 तारीख है। एक तरफ अगर अमेरिका शेर है तो सवा शेर निकल रहे हैं आतंकी, तालिबान वाले हथियारबंद। देखिए, एक एंकर के पीछे जब तालिबान के एक व्यक्ति इंटरव्यू देते हैं तो चारों तरफ से उनको हथियारबंद लोग घेरे हैं। यह है नया तालिबान जिस पर ताली ठोकी थी इमरान खान ने। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला। देखते रहिए आज तक।